नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। हरियाणा के मंडौरा में रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप यानी रूटेज RUTAGE स्मार्ट विलेज सेंटर RSVC का शुभारंभ किया गया। इंडिया US ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पहल शुरू की गई। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस यानी UDA के लिए ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस ASIA एशिया पहल की घोषणा की। भारत के विदेश मंत्री ने 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया। भारत के पहले इंटरटाइडल बायोब्लिट्स के दौरान कई इंटरटाइडल प्रजातियां दर्ज की गईं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2030 तक वस्त्र निर्यात मूल्य को 3 गुना बढ़ाकर 9 लाख करोड़ रुपए करना है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। हरियाणा के मंडौरा में रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप यानी रूटेज यानी RUTAGE स्मार्ट विलेज सेंटर RSVC का शुभारंभ किया गया। RSVC को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA के कार्यकाल के तत्वाधान में विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण जरूरतों के साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना, उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना एवं संधारणीय समाधानों के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA के कार्यकाल ने 2003-04 में रूटेज की अवधारणा तैयार की थी। चलिए सबसे पहले RSVC मॉडल की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। इसकी भौतिक उपस्थिति को देखें तो ये पंचायत स्तर पर दीर्घकालिक तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा कृषि और अपशिष्ट प्रबंधन सहित विविध ग्रामीण चुनौतियों का समाधान करने के लिए 12 प्रौद्योगिकी ट्रैक की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करेगा। ये कई वर्षों तक 15 से 20 गांवों की तकनीकी जरूरतों को पूरा करने में ठोस सहायता प्रदान करेगा। वहीं बाजार तक पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण उत्पादकों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए ONDC, अमेजन और मार्केट मिर्ची जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ सहयोग पर जोर देता है। इसकी व्यापकता को बढ़ाने के लिए RSVC मॉडल का विस्तार करने हेतु देश भर में 20 नए केंद्र खोलने की योजना है। इसके अलावा इस कार्यक्रम की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए टेकप्रेन्योर्स कार्यक्रम के माध्यम से महिला उद्यमी को सशक्त बनाने की भी योजना है। अब ग्रामीण विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका समझते हैं। पहली है कृषि नवाचार। ई-नाम जैसे प्लेटफॉर्म किसानों को बाजारों से जोड़ते हैं तथा कृषि उपज का बेहतर मूल्य और पारदर्शी व्यापार प्रदान करते हैं। दूसरी है उद्यमिता। ई-कॉमर्स और 3D प्रिंटिंग जैसी तकनीक छोटे व्यवसायों का समर्थन करती हैं। इससे उन्हें वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है। शिक्षा में इसकी भूमिका को देखें तो PM ई-विद्या और स्वयं यानी SWAYAM जैसे कार्यक्रम ऑनलाइन तरीके से बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार भी करते हैं। इसके अलावा इस तरह के तकनीकी नवाचार समाज में डिजिटल विभाजन को खत्म करने का कार्य भी करते हैं। अगला है वित्तीय समावेशन। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT कार्यक्रम और PM जनधन योजना प्रत्यक्ष व नकद रहित अंतरण की सुविधा प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये धोखाधड़ी को कम करते हैं और पारदर्शिता बढ़ाते हैं। और आखिरी है जल प्रबंधन। राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम यानी NAQUIM भूजल संसाधनों के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। इससे कृषि क्षेत्र में जल का दक्ष उपयोग सुनिश्चित होता है। खबर के अंत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई सरकारी पहले भी जान लेते हैं। सबसे पहले है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तकनीकी उन्नति यानी TARA तारा। ये ग्रामीण आजीविका के लिए प्रौद्योगिकी समाधान लागू करने हेतु विज्ञान आधारित संगठनों को समर्थन देने के लिए कौशल संवर्धन शिक्षा एवं विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। दूसरी है ई-श्रम प्लेटफॉर्म। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच प्रदान करता है। तीसरी है राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। यह इंटरनेट बैंडविड्थ और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए राज्य की राजधानियों, जिलों और 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ता है। और आखिरी है डिजिटल भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। यह भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण करता है तथा राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ भूमि संबंधी सूचना के प्रबंधन के लिए प्रणाली विकसित करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडिया US ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पहल शुरू की गई। भारतीय प्रधानमंत्री की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान घोषित इस पहल का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों, फार्मास्यूटिकल्स, एडवांस मटेरियल आदि क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। सबसे पहले जानना यह महत्वपूर्ण होगा कि ट्रस्ट पहल का महत्व क्या है।
यह पहल सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगी तथा विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देगी। इससे भारत और अमेरिका दोनों देशों में रोजगार सृजित हो सकेंगे तथा यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में मौजूद बाधाओं को कम करेगी, निर्यात नियंत्रण का समाधान करेगी और उच्च तकनीक के व्यापार को बढ़ाकर समग्र निर्यात को बढ़ावा देगी। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण खनिजों, अर्धचालकों एवं सक्रिय औषध सामग्री यानी API आदि के लिए विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करेगी। इसी के साथ आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और चीन के प्रभुत्व को प्रतिसंतुलित करने के लिए लिथियम, दुर्लभ भूतत्वों जैसे सामरिक खनिजों की पुनर्प्राप्ति एवं प्रसंस्करण में आपस में सहयोग को बढ़ावा देगी। वहीं महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे रक्षा, AI, क्वांटम प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्रों में सरकार से सरकार, शिक्षा और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को उत्प्रेरित करके नवाचार को प्रोत्साहित करेगी और भारत सरकार के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मजबूत करने में भी मदद करेगी। साथ ही सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहित भी करेगी। इसी के साथ आइए महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में जान लेते हैं। ये ऐसे तत्व हैं जो आवश्यक आधुनिक प्रौद्योगिकियों के आधार हैं। साथ ही वैश्विक स्तर पर सीमित मात्रा में उत्पादन एवं भू राजनीतिक कारकों के कारण इनकी आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का खतरा बना रहता है। इनके महत्व की बात करें तो रक्षा क्षेत्र में नियोडिमियम, समैरियम जैसे महत्वपूर्ण दुर्लभ भू तत्वों का मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और रडार में उपयोग किए जाने वाले उच्च प्रदर्शन वाले चुंबकों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऊर्जा में महत्व देखें तो ऊर्जा भंडारण और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उन्नत बैटरी बनाने में लिथियम, कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का उपयोग किया जाता है। वहीं मेडिकल क्षेत्र में यूरोपियम और टर्बियम बायोटिक इमेजिंग और मेडिकल डायग्नोस्टिक्स को बढ़ाता है। अगली खबर पर बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भारत अमेरिका पहले जान लेते हैं। स्ट्रैटेजिक मिनरल रिकवरी प्रोग्राम की बात करें तो यह एल्यूमिनियम, कोयला खनन और तेल एवं गैस जैसे भारी उद्योगों से महत्वपूर्ण खनिजों जैसे लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ भू तत्व की पुनर्प्राप्ति एवं प्रोसेसिंग पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा है खनिज सुरक्षा भागीदारी यानी MSP। यह अमेरिका के नेतृत्व में 14 देशों और यूरोपीय संघ के बीच एक सहयोग है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। भारत 2023 में इसमें शामिल हुआ था और आखिर में खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क MSP के अंतर्गत शुरू की गई एक पहल। यह एक संयुक्त वित्त पोषण निकाय है जिसे वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। भारत 2024 में इसमें शामिल हुआ था। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस UDA के लिए ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस ASIA एशिया पहल की घोषणा की। भारतीय प्रधानमंत्री की हालिया संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा के दौरान ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस एशिया की घोषणा की गई है। इस पहल का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में उद्योग साझेदारी और उत्पादन को बढ़ाना है। आपको बता दें कि भारत पहला देश है जिसके साथ अमेरिका ने अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस UDA प्रौद्योगिकियों के साथ काम करने की पेशकश की है। चलिए सबसे पहले अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस UDA के बारे में बात करते हैं। यह एक समुद्री अवधारणा है जिसमें समुद्र के नीचे हर चीज की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी, रणनीतियों, नीतियों आदि का उपयोग करना शामिल है। भारत के लिए इसका महत्व देखें तो संभावित सुरक्षा जोखिमों का पता लगाने और त्वरित प्रतिक्रियाओं के माध्यम से समुद्री डकैती, आतंकवाद, अंतर्राज्यीय संघर्ष आदि के खिलाफ क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। साथ ही नीली अर्थव्यवस्था और पर्यावरण प्रबंधन में अवसरों के साथ आर्थिक एवं संधारणीयता संबंधी हितों को सुनिश्चित करेगा। इतना ही नहीं, ये समुद्री क्षेत्र में विश्वास और सहयोग का निर्माण करके भारत की क्षेत्रीय कूटनीति को मजबूत करेगा। चलिए अब UDA में प्रौद्योगिकियों के बारे में जानते हैं। पहली प्रौद्योगिकी है मानव रहित अंडर वाटर व्हीकल यानी UUV। इसमें दूर से संचालित UUVs और स्वायत्त UVs शामिल हैं। ये परिष्कृत सेंसर्स और कैमरों से सुसज्जित होते हैं। भारत ने माया, अमोघ और अदम्य जैसे UUVs विकसित किए हैं। दूसरी है ध्वनिक यानी अकाउस्टिक निगरानी, सोनार सिस्टम, सोनोबुए, सी पिकेट, स्वायत्त
निगरानी प्रणाली आदि। भारत की BEL ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अल्ट्रा मैरीटाइम के साथ मल्टीस्टैटिक एक्टिव MSA सोनोबुए के सह उत्पादन और अमेरिका की L3 हैरिस के साथ एक्टिव टोड एरे सोनार सिस्टम्स के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तीसरा है लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग LIDAR लिडार। बाथमीट्रिक लिडार सतह से समुद्र नितल और नदी तल की गहराई को मापने के लिए पानी में प्रवेश करने वाली हरी रोशनी का उपयोग करता है। खबर के अंत में UDA के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियां भी जान लेते हैं। सबसे पहली चुनौती है विदेशी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता। यह निर्भरता व देरियों से संबंधित मुद्दे और सुसंगतता से संबंधित समस्या है। दूसरी है विशेषीकृत ध्वनिक आवश्यकताएं। यह उष्णकटिबंधीय पर्यावरणों एवं जल के नीचे स्थित स्थलाकृतियों से उत्पन्न समस्या है। और आखिरी है समन्वय का अभाव। यह समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच बाधित सहयोग क्षमता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत के विदेश मंत्री ने 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया। हिंद महासागर सम्मेलन की शुरुआत इंडिया फाउंडेशन ने 2016 में सिंगापुर में 30 देशों की भागीदारी के साथ की थी। यह सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र यानी IOR के देशों के लिए क्षेत्रीय मामलों पर एक प्रमुख सलाहकार मंच के रूप में उभरा है। यह क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास यानी सागर के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर विचार विमर्श करता है। चलिए सबसे पहले हिंद महासागर क्षेत्र यानी IOR में भारत की भूमिका देख लेते हैं। प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता की भूमिका की बात करें तो भारत श्रीलंका जैसी तनावग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करता है। दवाओं, टीकों, ईंधन और उर्वरकों जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के माध्यम से आपदाओं एवं संघर्षों के दौरान तुरंत सहायता प्रदान करता है। तथा कनेक्टिविटी पहल देखें तो भारत कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEC, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग यानी IMTT और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी INSTC जैसी प्रमुख क्षेत्रीय परियोजनाओं का नेतृत्व कर रहा है। इसी के साथ बहुपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहित करने में भूमिका देखें तो क्वाड, सिंगापुर में रीकैप केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संलयन केंद्र, वाइड शिपिंग एग्रीमेंट्स आदि के माध्यम से समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन सहयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इनके अलावा समुद्री तैनाती के अंतर्गत उत्तरी अरब सागर और अदन की खाड़ी में की जा रही है। और आखिर में संस्था निर्माण। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी IORA, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव आदि में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए भारत के लिए IOR का महत्व जान लेते हैं। आर्थिक हित की बात करें तो भारत 80% विदेशी व्यापार, 90% ऊर्जा आयात और महत्वपूर्ण मत्स्यन एवं पर्यटन के लिए हिंद महासागर पर निर्भर है। वहीं रणनीतिक लक्ष्य देखें तो भारत का उद्देश्य पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करके इस क्षेत्र को शांति, आर्थिक समृद्धि और समुद्री स्थिरता का क्षेत्र बनाए रखना है। इनके अलावा चोक पॉइंट्स का नियंत्रण। IOR में भारत का केंद्रीय स्थान इसे स्वेज नहर, बाब अल मंडेब, हुरमुज जल डमरू मध्य, मलक्का जल डमरू मध्य आदि सहित महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट्स को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। भारत के पहले इंटरटाइडल बायोब्रिड्स के दौरान कई इंटरटाइडल प्रजातियां दर्ज की गईं। इंटरटाइडल बायोब्रिड्स भारत के इंटरटाइडल जोन की जैव विविधता को दर्ज करने के लिए आयोजित एक सिटीजन साइंस पहल है। इसका कोस्टल कंजर्वेशन फाउंडेशन और ईस्ट कोस्ट कंजर्वेशन टीम ने संयुक्त रूप से आयोजन किया था। इस पहल के दौरान प्लेटफॉर्म स्यूडोसेरोस बिफासिया को पहली बार भारत की मुख्य भूमि पर दर्ज किया गया। इसे आंध्र प्रदेश के तट पर खोजा गया था। चलिए सबसे पहले इंटरटाइडल जोन के बारे में बात करते हैं। इंटरटाइडल जोन यानी अंतर्ज्वारीय क्षेत्र वह स्थल है जहां समुद्र भूमि से मिलता है। यह क्षेत्र उच्च ज्वार के दौरान जलमग्न रहता है और ज्वार कम होने पर हवा के संपर्क में आ जाता है। यह अत्यधिक चुनौतीपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ रहने वाली प्रजातियों में नमी, तापमान और लवणता में निरंतर होने वाले बदलावों को सहन करने के साथ साथ तेज लहरों का सामना करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इंटरटाइडल जोन के महत्व को देखें तो यह समुद्री जीवों के लिए प्रजनन क्षेत्र है। ये क्षेत्र वास्तव में मछलियों, क्रस्टेशियंस और अन्य समुद्री जीवों के लिए संरक्षित नर्सरी के रूप में कार्य करता है। ये क्षेत्र प्राकृतिक बफर का कार्य करते हुए तटीय क्षेत्रों के कटाव को रोकता है। इस तरह ये समुद्री लहरों की ऊर्जा को अवशोषित कर तटरेखा को स्थिर रखता है। इसके अलावा यह प्राथमिक उत्पादन का महत्वपूर्ण स्रोत है। साथ ही ये ऊर्जा पोषक तत्वों और प्रदूषकों के प्रवाह को स्थलीय एवं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बीच नियंत्रित करता है।
आपको बता दें कि प्राथमिक उत्पादन यानी प्राइमरी प्रोडक्शन वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वपोषी बायोमास जैसे शैवाल और पादप का निर्माण है और ये कार्बन अवशोषण का प्रमुख स्रोत भी है। दरअसल ये क्षेत्र कार्बन को संग्रहित करने में सहायक होता है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए इंटरटाइडल जोन के समक्ष प्रमुख खतरे भी जान लेते हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्री तूफानों की तीव्रता और समुद्री जलस्तर में वृद्धि हो रही है। साथ ही तापमान में वृद्धि के कारण बड़ी संख्या में समुद्री जीव जंतु मर रहे हैं। इस वजह से संपूर्ण खाद्य श्रृंखला खतरे में पड़ सकती है। वहीं मानव गतिविधियों की वजह से व्यवधान को देखें तो तेल रिसाव, तटीय पर्यटन, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, स्थलीय वायुजनित और समुद्री प्रदूषण तथा तटीय विकास गतिविधियां इंटरटाइडल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर खतरा है। खबर के अंत में जलमग्न स्थिति के अनुसार इंटरटाइडल जोन के बारे में समझते हैं। पहला है स्प्रे जोन। यह क्षेत्र मुख्य रूप से हवा से उड़कर आई जल की बौछार और समुद्री लहरों के टकराने से उत्पन्न बूंदों के कारण आर्द्र बना रहता है। ये तूफानों के दौरान जलमग्न हो सकता है। इनमें प्राप्त प्रजातियां स्मॉल बार्नाकल्स, लाइकेन, पेरिविंकल स्नेल्स, लिम्पेट्स आदि हैं। दूसरा है हाई इंटरटाइडल जोन। यह क्षेत्र केवल उच्चतम ज्वार यानी पीक हाई टाइड के दौरान जलमग्न होता है। ये सबसे गर्म, शुष्क और उच्च लवणता वाला क्षेत्र होता है। इसमें प्राप्त प्रजातियां हैं चरम स्थिति को सहने वाले समुद्री जीव, कुछ विशेष प्रकार की शैवाल, समुद्री घोंगे यानी मैरीन स्नेल्स, तटीय केकड़े आदि। तीसरा है मध्य इंटरटाइडल जोन। यह क्षेत्र औसत उच्च और निम्न ज्वार यानी हाई और लो टाइड के बीच स्थित होता है। यहाँ पाए जाने वाले जीव हवा के साथ संपर्क और जलमग्न होने की लगातार क्रिया के प्रति अनुकूल होते हैं। इसकी प्राप्त प्रजातियां देखें तो इसमें समुद्री घास यानी सी ग्रासेस, सी एनिमोन, गोबी मछलियां आदि हैं। आखिरी है निम्न इंटरटाइडल जोन। यह जोन चरम निम्न ज्वार की अवधि को छोड़कर लगभग हमेशा जलमग्न रहता है। इसकी प्राप्त प्रजातियों में सबसे अधिक विविधता प्राप्त होती है। यहाँ प्राप्त प्रजातियों में सी अर्चिन, सी स्टार, कोरल, न्यूडीब्रांच, ऑक्टोपस आदि शामिल हैं। चलिए आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2030 तक वस्त्र निर्यात मूल्य को 3 गुना बढ़ाकर 9 लाख करोड़ रुपए करना है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2025 को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए के निर्यात लक्ष्य को 5F के विजन से लक्षित समय से पहले प्राप्त किया जा सकता है। ये 5F हैं: फार्म यानी कृषि, फाइबर यानी रेशा, फैब्रिक यानी परिधान, फैशन और फॉरेन। खबर की शुरुआत में भारत टेक्स 2025 के बारे में जान लेते हैं। भारत टेक्स 2025 वस्त्र उद्योग जगत का एक प्रमुख आयोजन है। इसमें एक व्यापक मेगा एक्सपो आयोजित किया जाता है। यह एक्सपो कच्चे माल और सहायक सामग्री से लेकर तैयार वस्त्रों तक की पूरी वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित करता है। इसी के साथ वस्त्र क्षेत्र की स्थिति पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देखें तो वस्त्र और परिधान उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% का योगदान है तथा कृषि के बाद यह देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। वस्त्र क्षेत्र में 4.5 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं। आपको बता दें कि CII के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा वस्त्र और परिधान निर्यातक तथा दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र व परिधान विनिर्माता देश है। हालांकि वस्त्र क्षेत्र के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे महंगा कच्चा माल यानी फाइबर। विनिर्माण लागत का 60 से 70% हिस्सा फाइबर पर खर्च करना होता है। फाइबर भारत में महंगा हो गया है तथा प्रदूषण देखें तो वस्त्र क्षेत्र वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के 10% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा वस्त्र विनिर्माण दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदूषण का स्रोत है। वहीं कुछ संरचनात्मक चुनौतियां भी हैं, जैसे वस्त्र उद्योग अधिक संगठित नहीं है, इसमें MSME इकाइयों की संख्या अधिक है तथा उत्पाद में अधिक विविधता की कमी है। इसी के साथ चीन, बांग्लादेश, वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारत में वस्त्र उद्योग में दक्षता की कमी है। चलिए खबर के अंत में वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहले भी जान लेते हैं। सबसे पहले है कपास उत्पादकता मिशन। इस मिशन की केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य कपास उत्पादन की उत्पादकता और सततता में सुधार करना है। दूसरा, वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना यानी समर्थ। इसका उद्देश्य संगठित वस्त्र एवं संबंधित क्षेत्रकों में रोजगार सृजन में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना है।
इनके अलावा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य वस्त्र विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए अत्याधुनिक विश्व स्तरीय अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करना है। और आखिर में है हथकरघा उत्पादों के लिए जीआई टैगिंग, जैसे उपड़ा जामदानी साड़ी, असम के मुगा सिल्क, कश्मीरी पश्मीना जैसे उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे लेबनान की, जिसकी राजधानी है बेरूत। हाल ही में लेबनान ने बेरूत में संयुक्त राष्ट्र लेबनान अंतरिम बल यानी UNIFIL के काफिले पर हालिया हमले की निंदा की है। इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह पश्चिम एशिया के लेवांत क्षेत्र में एक संकीर्ण पट्टी के रूप में स्थित है तथा इसके सीमावर्ती देश देखें तो इसके उत्तर और पूर्व में सीरिया तथा दक्षिण में इजराइल स्थित है। वहीं भूमध्य सागर इसका सीमावर्ती जल निकाय है। बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। यहाँ की प्रमुख नदियों में लितानी, ओरोंटेस, बाल्बेक आदि नदियां शामिल हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी कुरनेत अल सावदा है। वहीं यहाँ की प्रमुख घाटी बेका यानी अल बीका है। लेबनान में पाए जाने वाले पर्वतों में लेबनान पर्वत, जिसे जबल लुबनान भी कहते हैं, हरमन पर्वतमाला आदि शामिल है। चलिए बुलेटिन की आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो इंडोनेशिया के बाली में शुरू हुआ। कोमोडो अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में समन्वय और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना है। मेटा ने दुनिया के सबसे लंबे अंडर सी केबल सिस्टम प्रोजेक्ट वाटरवर्थ की शुरुआत की। अंडर सी केबल की लंबाई 50,000 किलोमीटर होगी। ये सब सी केबल 5 महाद्वीपों को जोड़ेगी। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। एक हालिया स्टडी के अनुसार लॉगरहेड कछुआ यानी लॉगरहेड टर्टल्स अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के चुंबकीय गुणों यानी मैग्नेटिक सिग्नेचर को सीख और याद रख सकता है। केंद्र सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने WOAH के सहयोग से पशुधन क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए रोडमैप तैयार किया। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार की मस्तिष्क कोशिकाओं की खोज की है। इन्हें ओवॉइड कोशिकाएं नाम दिया गया है। ये न्यूरॉन का एक प्रकार है। न्यूरॉन रिकॉग्निशन मेमोरी में प्राथमिक भूमिका निभाता है। IIT कानपुर ने सतत ऊर्जा का उपयोग करके कृषि उपज को संरक्षित करने के उद्देश्य से एक अभिनव सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी विकसित की है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन से नमी हटाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने भूमध्य सागर के नीचे उच्च ऊर्जा वाले ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो का पता लगाया है। न्यूट्रिनो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इन्हें घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। इनमें शून्य विद्युत आवेश, शून्य आकार, लगभग शून्य द्रव्यमान और लगभग शून्य अंतः क्रिया होती है। एक हालिया अध्ययन से होलोसीन काल के अंत के दौरान अकाबा की खाड़ी में प्रवाल भित्ति के विकास में एक महत्वपूर्ण रुकावट का पता चला है। लाल सागर का उत्तर पूर्वी विस्तार है। ये अरब प्रायद्वीप और सिनाई प्रायद्वीप के बीच स्थित है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।